हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का जो वीडियो है प्रीवियस ईयर पेपर्स से रिलेटेड निमसेट के उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। एज टोल्ड अर्लियर कि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि अब हम थोड़ा सा वोकैब सेक्शन भी कवर करते हुए चलेंगे निमसेट के एग्जाम में जो आया हुआ है। सो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में काफ़ी सारी वोकैबुलरी आई हुई है, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ 10-12 क्वेश्चंस हम आज भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम फ्रेजल वर्ब्स को फोकस करके चलेंगे। ओके, सो फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली होते कैसे हैं या फिर फ्रेजेस क्या होते हैं। बहुत सारी वोकैबुलरी जैसे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप पढ़ते हैं, उसी में फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछे जाने लग गए हैं। व्हाट मेक्स देम सो इम्पॉर्टेंट और सो स्पेशल कि एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं? ऑब्वियस ही बात है, वोकैबुलरी जो होती है वो बेसिक होता है, जिससे कि आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, उसको ब्यूटिफाई करते हैं। अगर आप और अच्छे वर्ड्स को यूज करने लगते हैं तो जब आप फ्रेजेस यूज करते हैं, इट ब्यूटिफाइज योर इंग्लिश। जो भी आप लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं वो ब्यूटिफाई करता है उसको। एट द सेम टाइम क्योंकि फ्रेजेस कम यूज होते हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के फ्रेजेस पूछे गए हैं और हमें उसे कैसे आंसर करना है। फ्रेजल वर्ब्स में क्योंकि बहुत सारी प्रेपोजिशंस यूज्ड होती हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल द प्रेपोजिशंस एंड ऑल द फ्रेजल वर्ब्स टुगेदर, आई वुड सजेस्ट कि आप एक कोई भी फ्रेजल वर्ब ले लीजिए, रिसेंट ईयर पेपर्स से जरूर देखें, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स को अगर आप रेफर करते हैं और आप उसको देखते हैं, इट मेक्स योर टास्क ईजियर। तो फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है? फ्रेजल वर्ब्स में जैसे कि नाम आपको बता रहा है, एक कोई भी वर्ब होगा और वर्ब के साथ में एक प्रेपोजिशन अटैच्ड होगी। वो प्रेपोजिशन अगर चेंज होती है, जैसे हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर वर्ब हो और वर्ब के साथ में 2-3 प्रेपोजिशंस बना करके फ्रेजल वर्ब बनाया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हर एक प्रेपोजिशन के चेंज होते ही आपके उस पर्टिकुलर वर्ब के साथ में जो प्रेपोजिशन अटैच्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाए। इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड इट इज यूज्ड लाइक दैट ओनली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लुक है एक वर्ब, लुक के बाद आप बहुत सारे प्रेपोजिशंस लगाते, कभी कभी 2 प्रेपोजिशंस भी लगती है। जैसे देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है लुक आफ्टर समबडी, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दैट लुक जो है एक वर्ब है जिसका सेकेंड थर्ड फॉर्म है लुक्ड। लुक्ड उसके बाद एक प्रेपोजिशन लगी हुई है विच इज आफ्टर, और उसके बाद somebody यानी किसी का नाम लगा करके आप यूज कर सकते हैं। सो लुक आफ्टर somebody का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ somebody, ध्यान रखना किसी का। इसी तरीके से लुक के बाद बहुत सारी प्रेपोजिशंस लग सकती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 प्रेपोजिशंस लगा दूं इसके बाद, लुक डाउन फिर अपॉन somebody, लुक डाउन भी लगा दी, अपॉन भी लगा दी, somebody, 2 प्रेपोजिशंस के बाद भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। लुक डाउन अपॉन somebody का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स फ्रेम किए जाते हैं और कुछ फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। फ्रेजेस का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक वर्ब के बाद प्रेपोजिशन मिलेगी। हो सकता है वो छोटा सा आपको एक 3 लाइनर सेंटेंस मिले, 3 वर्ड्स का एक सेंटेंस मिल जाए, आपको लगे कि वो एक पूरा सेंटेंस है लेकिन वो एक फ्रेज के फॉर्म में यूज किया गया है। हो सकता है वो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो तो वो एक ईडियम के फॉर्म में यूज किया गया। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि किस तरीके से उसको यूज किया गया है। जैसे ये वाला जो है ये एक फ्रेज है, ये यूज तो किया गया एक वर्ब के साथ, लेकिन वर्ब के बाद आपको प्रेपोजिशन नहीं मिल रही है। वर्ब के बाद आपको मिल रहा है द बुलेट, बाइट द बुलेट। बाइट के वर्ब फॉर्म सबको पता होंगे, बाइट, बिट, बिटन होता है। उसके बाद यूज किया गया द बुलेट, सो नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। फ्रेजल वर्ब्स की स्पेशली खासियत ये होती है कि वर्ब के बाद आपको प्रेपोजिशन मिलेगी और मीनिंग्स चेंज होंगे अगर प्रेपोजिशंस चेंज हो रही हैं तो। फ्रेजेस की खासियत ये होती है कि आपको एक वर्ब मिल रहा है, वर्ब के साथ में आपको कुछ भी अटैच्ड एक नाउन मिल रहा है या कुछ भी ऐसा जो फ्रेज का फॉर्म दे रहा है, ठीक है, तो वो होते हैं फ्रेजेस। और ईडियम्स जो होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, दे आर यूज्ड एज दे आर। जिस तरीके से वो बनाए गए हैं उसी तरीके से यूज किए जाते हैं, कोई भी वर्ड चेंज नहीं किया जाता है उसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला फ्रेज जो आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच हैज कम इन 2022 निमसेट में ये फ्रेज यूज किया गया है, बाइट द बुलेट, जिसका आंसर आपको देना था।
ऑप्शंस इजी हैं, ऑप्शंस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप पढ़ेंगे आपको आराम से उसका मीनिंग समझ में आएगा। द ओनली प्रॉब्लम इज यू शुड नो कि बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है। लेट्स थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हिस्ट्री में थोड़ी सी बात करते हैं, आपको लर्न करने में, उसको मेमोराइज करने में थोड़ा इजी रहेगा ये वाला जो फ्रेज है उसको। अर्लियर जब ये वर्ड डिराइव हुआ था तो पहले जब वॉर जोन में या कहीं पर भी जब एनेस्थीसिया नहीं दिया जाए और बिना उसके किसी को कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करवाना हो या कुछ ऐसा सर्जरी हो रही हो या कुछ भी ऐसा उसके साथ हो रहा हो जिसमें उसको बहुत सारा पेन बेयर करना पड़े, तो उसके टीथ पे बुलेट लगा दी जाती थी कि मतलब उसको वो क्लेंच करता था, ताकि उससे क्या होता था कि उसको वो पेन, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, फोकस जो है डाइवर्ट करने के लिए बुलेट पे चला जाता था और वो जो पेन है वो उसको बेयर करने में थोड़ा सा हेल्प करती थी। सो दैट्स व्हाई इट वाज सेड बाइट द बुलेट, तो टीथ में बुलेट को दबाना, सो बाइट द बुलेट, तो उस तरीके से इसको यूज किया जाता था। नाउ व्हाट डज दिस मीन? बाइट द बुलेट जो अब हम यूज करने लग गए हैं उसको हम किस सेंस में यूज करते हैं? लेट्स सी। बाइट द बुलेट का मतलब है टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग। कोई भी ऐसा काम आप अपने आप को फोर्स करें, परसुएड करें करने के लिए जो आपके हिसाब से डिफिकल्ट है, अनप्लेजेंट है और आप काफी समय से उसको अवॉइड करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज इंपॉर्टेंट, तो यू विल हैव टू बाइट द बुलेट। आपको बुलेट को बाइट करना ही पड़ेगा बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम, अब आपको ये काम करना पड़ेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बाइट द बुलेट। नाउ लेट्स सी हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शंस में वी हैव गॉट to stop a conflict, to become mad, to accept something that is difficult or unpleasant, या फिर to analyze your faults। ज़्यादातर एग्जाम्स में एक और खासियत बताऊंगी, अगर आप किसी भी वर्ड को गूगल करते हैं, सो गूगल करने के बाद जो भी फर्स्ट 2-3 मीनिंग्स आपको मिलते हैं, बहुत बार देखा गया है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स में एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वो ही सीधा का सीधा ऑप्शन में यूज हो जाता है। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के साथ भी ऐसा होता है। सो पीपल जो गूगल करते हैं उनको भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप गूगल करके एग्जैक्टली वही जो पहला दूसरा मीनिंग भी आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको वो वर्ड्स दिमाग में अगर आप रख पा रहे हैं तो वो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो जैसा कि लिखा है मीनिंग में बिल्कुल एग्जैक्टली वो ही आपको ऑप्शन में भी मिल रहा है, टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट। सो बिकॉज यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स आपको मिल रहे हैं एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में जो आपने अभी देखा है, सो विच मीन्स बाइट द बुलेट, तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट का वाला आंसर होगा सी। सो टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज डिफिकल्ट या फिर अनप्लेजेंट, जिसको आप काफी टाइम से अवॉइड करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 इज डक आउट ऑफ समथिंग। आपको इस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का आंसर करना है कि डक आउट ऑफ समथिंग का मीनिंग क्या होता है। सो यहाँ पे डक का मतलब डक नहीं है, एवरीवन नोज नाउ कि फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो डक आउट ऑफ जो यहाँ पे यूज किया गया है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर भी डक यूज किया है, देन आउट है, देन यू आर गेटिंग दिस ऑफ वर्ड और उसके बाद समथिंग यूज किया गया है। सो यू मे गेट 2 prepositions, यू मे गेट 1 preposition, ठीक है। सो डक आउट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा गया है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली ताकि आपको इजी हो जाएगा। ऑप्शंस में आपके पास है टू अवॉइड डूइंग समथिंग, टू हिट समथिंग हार्ड, टू फॉल डाउन या फिर टू मीट विद एन एक्सीडेंट। अगेन सेम चीज है, ऑप्शंस डिफिकल्ट नहीं है, ऑप्शंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप क्लियरली एक ही बार में उसको कर सकते हैं। सो डक आउट ऑफ का मतलब अवॉइड करने से ही होता है। डक आउट ऑफ समथिंग का मतलब है टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट यू हैड प्रॉमिस टू डू। आपने कोई काम करने के लिए प्रॉमिस किया था और अब आप उसको अवॉइड करते चले आ रहे हैं। जैसे कि आप कुछ चीज़ों से भाग नहीं सकते, सो यहाँ पे आप भागते हुए चले आ रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे अब आप भाग नहीं सकते। सो इफ यू हैव प्रॉमिस्ड कि आप मीटिंग में रहेंगे, आपको मीटिंग में रहना है। सो डक आउट ऑफ का मतलब है वहां से अवॉइड करना, उस पर्टिकुलर काम को करना जिसको आपने प्रॉमिस किया था करने के लिए। इजी वन, इजी है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है सामने। लेट्स सी कि आंसर क्या हो सकता है। सो द आंसर इज वेरी क्लियर,
इट शुड बी ए, टू अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी काम को करना अवॉइड करना। फॉल डाउन नहीं हो सकता, हिट समथिंग हार्ड नहीं हो सकता, मीट विद एन एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है। दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। अगर आपको फ्रेजल वर्ब आता है आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जंप कर जाएंगे, जो भी उसका आंसर होगा। थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स कोशिश क्या करिए दिमाग में रखने का, मेमोराइज करने के लिए। कोई भी जो भी आपको ऐसा लगे कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से या ये चीज दिमाग में रख के मेमोराइज कर सकते हो उस फ्रेजल वर्ब को, ट्राई कि उसको मेमोराइज करें और उसके बाद रिटेन करने की कोशिश करें। ट्राई करिए कि बार बार उसको यूज करें ताकि आप उससे भागे ना बार बार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। काफी ज्यादा ये जो फ्रेज है, इडियम है, ये यूज किया जाता है। ये जो है दिस कीप्स चेंजिंग हियर, ये देखिएगा, इट वॉज की जगह इज भी हो सकता है आपको कभी ऑल लगा हुआ मिले, कभी ऑल लगा हुआ ना मिले। तो अगर लिखा हुआ है इट इज ग्रीक टू मी, वो भी करेक्ट सेंटेंस है। अगर लिखा हुआ इट वॉज, पास्ट में बोलना चाहते हैं तो वॉज लगा देंगे। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, इट इज ग्रीक एंड लैटिन टू मी, एक ही बात है। सारे का ईडियम का मीनिंग एक ही होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा एक वर्ड इधर उधर मिले तो आप समझ जाएगा कि या तो टेंस का चेंज हुआ है, ईडियम सेम है, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो पहले थोड़ा सा पीछे से ध्यान देते हैं कि ये ईडियम कहाँ से आया हुआ है। सो दिस वाज कॉइन्ड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में यूज किया था इस पर्टिकुलर ईडियम को, और ये तब यूज किया जाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिस लैंग्वेज में आप उसे पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग। आपके सामने कोई स्क्रिप्ट रख दी और उसको एक अलग ही लैंग्वेज में लिख करके रख दिया, जैसे कि ग्रीक में आपके सामने कोई चीज़ को प्रेजेंट कर दिया, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप हिंदी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज समझ सकते हैं, या कोई ऐसी लैंग्वेज समझ सकते हैं जो आपने इससे पहले पढ़ रखी हो, बट ग्रीक नहीं समझ सकते। सो दैट्स वाई दिस इज यूज्ड, कि हो सकता है कोई ग्रीक समझ भी सकता हो, बट द idiom remains the same, that it is Greek or Latin to me, मतलब कि ये मेरी समझ से बाहर है। हिंदी में बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर है ये मेरे लिए, ठीक है। तो वो ही ईडियम का जो इंग्लिश है वो ये बनती है। मैंने आपसे इसलिए कहा था कि ईडियम्स जो होते हैं वो जैसे होते हैं वैसे ही यूज किया जाता है, का मतलब है कि अगर ग्रीक लिखा है तो ग्रीक ही यूज होगा। ग्रीक टू समबडी लिखा है तो ग्रीक के बाद टू ही लगेगा। अब हो सकता है मी की जगह पे यू आ जाए, हो सकता है कुछ और प्रोनाउन यूज हो जाए। सो प्रोनाउन टेंस तो चेंज हो सकता है, बाकी चीजें चेंज नहीं होती हैं। अब काला, ना इसमें काला आएगा, ना अक्षर है, ना भैंस है, ना बराबर है, लेकिन फिर भी ये ईडियम उसी बात को रिप्रेजेंट करता है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होंगे। ईडियम्स जो बनाए गए हैं वो इंग्लिश में अलग वर्ड्स यूज होंगे और हिंदी में अलग वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। तो और ईडियम्स लर्न करना इजी है, फ्रेजल वर्ब्स के कंपैरिजन में ईडियम्स को लर्न करना ज्यादा इजी है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं दैट इट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, मैं उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं, जो कुछ भी लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इट इज ग्रीक टू मी या फिर इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, डिफिकल्ट टू स्पीक, डिफिकल्ट टू राइट, डिफिकल्ट टू अरेंज या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको समझ में अगर आ गया है सो द राइट आंसर इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज आपके समझ से परे है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है 2020 में। सो 2020, 2022 में काफ़ी सारे ऐसे फ्रेजेस यूज हुए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। 2-3 क्वेश्चंस तो आपके ज़रूर सॉल्व हो सकते हैं अगर फ्रेजल वर्ब्स पे आप थोड़ी मेहनत करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इट इज़ फ्रॉम 2020। टू वाउच फॉर, वाउच फॉर का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस में आपके सामने टू कंफर्म, टू डिग्रेड, टू फॉलो या फिर टू सुपरसीड। जितने भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, हम 4th क्वेश्चन पे आ गए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक देखे हैं सारे के सारे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। वोकैबुलरी में हमेशा ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए, वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
वाउच जो है वो एक वर्ब है जिसके साथ में एक प्रेपोजिशन अटैच्ड है फॉर, और जिसके साथ में इसको यूज किया गया है. सो वाउच फॉर का मीनिंग ऑब्वियसली आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, ये जरूर है कि आपको डिग्रेड और सुपरसीड भी पता होना चाहिए, क्योंकि फॉलो और कंफर्म तो ज्यादातर लोगों को पता होगा. कुछ लोगों को डिग्रेड करना भी पता होगा, और सुपरसीड हम एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डिस्कस इट हियर. अभी मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगी इसको, सुपरसीड को. लेट्स सी, डिग्रेड और सुपरसीड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट वाउच भी पढ़ लेते हैं कि क्या होता है. वाउच फॉर समबडी, जब हम किसी के लिए वाउच करते हैं, किसी पर्सन के लिए या किसी चीज के लिए, तो हम एक गारंटी दे रहे होते हैं, हम एक अश्योरेंस दे रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन का जो अश्योरेंस है वो हम दे रहे हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, दे टेक लोन, वो एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उनका जो अश्योरेंस है वो कौन देता है? गवर्नमेंट देता है. सो गवर्नमेंट वाउच करता है उनके लिए. इसी तरीके से आप अगर किसी के गारंटर बने हैं या आप किसी के लिए खड़े हुए हैं, दैट यू नो मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को जानता हूं या फिर मैं इस चीज के लिए वाउच कर सकता हूं दैट दिस इज राइट, आप अपना पर्सनल अश्योरेंस दे रहे हैं, उसको बोलते हैं वाउच करना. वाउच रेगुलर वर्ब में यूज होगा, वाउच वाउच्ड वाउच्ड हो जाएगा, ईडी लगा करके यूज करेंगे आप इसको. फॉर प्रेपोजिशन जरूर लगाएंगे. समबडी या समथिंग मैंने दोनों ही लिखा है यहाँ पे. टू गिव पर्सनल अश्योरेंस या फिर गारंटी देना, किसी चीज को पर्सनल अश्योरेंस देना या फिर गारंटी देना किसी चीज की. ना डिग्रेड का मतलब क्या होता है? आपने सुन रखा होगा, बहुत सारी जगह पे डिग्रेड वर्ड यूज किया जाता है. सो डिग्रेड करना किसी को, या तो आप बोल सकते हैं किसी को नीचा दिखाना, जैसे इंसल्ट करना, या फिर डिग्रेड का मतलब हो सकता है किसी चीज की वर्थ को गिरा देना, डाउन कर देना, रिड्यूस कर देना. सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से दूसरे पर्टिकुलर चीज की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो घट जाती है. सो इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं. डिग्रेड अगेन इज अ रेगुलर वर्ब, डिग्रेड डिग्रेडेड डिग्रेडेड हो जाता है. सुपरसीड भी एक रेगुलर वर्ब है जिसकी स्पेलिंग में CEDE भी आ सकता है. ओके, सो डिग्रेड का मतलब है टू रिड्यूस द वर्थ ऑफ समथिंग, या तो किसी चीज की वर्थ को रिड्यूस कर देना. टू डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट समबडी, किसी चीज को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी पर्सन को डिसरिस्पेक्ट करना या इंसल्ट करना, मतलब उसको नीचा दिखाना. दिस मीन्स डिग्रेड. सुपरसीड, सुपरसीड मैंने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है. सुपरसीड का मतलब होता है पुरानी किसी भी चीज को रिप्लेस कर देना. कोई भी नई चीज, कोई नया मॉडल, कोई भी चीज का, कार का मॉडल, कोई बुक का न्यू एडिशन आ जाए, तो उसका मतलब होता है कि पुरानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको नया निकाला गया है, पब्लिश किया गया है, नई चीज लॉन्च की गई है, उसको बोलते हैं कि इस मॉडल ने दूसरे वाले मॉडल को सुपरसीड कर दिया है, मतलब अब इसकी जगह पर दूसरी चीज ले चुकी है. इसको बोलते हैं सुपरसीड करना. सुपरसीड में सी लगा हुआ भी मिल सकता है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज द सेम. सुपरसीड का सुपरसीडेड सुपरसीडेड हो जाता है, मतलब एक डी और आप लगा देंगे तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा. सुपरसीड का मतलब है टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, या फिर किसी चीज को रिप्लेस कर देना. आंसर आपको मिल चुका होगा, क्योंकि वाउच फॉर का जो मीनिंग है उसका मतलब है पर्सनल अश्योरेंस देना, यानी कि आप कंफर्म कर रहे हैं, आप अफर्म कर रहे हैं. सो अफर्मेशन देना या पर्सनल अश्योरेंस देना एक ही जैसे वर्ड्स हैं. सो कंफर्म या अफर्म सिनोनिम्स भी हो सकते हैं इसके. अगर आपको इनमें से कोई मिल जाता है, दैट इज योर आंसर. आपको एग्जैक्टली यही दो वर्ड्स में से एक वर्ड मिल रहा है इस क्वेश्चन में, एंड दैट इज द फर्स्ट वन. आपको फर्स्ट वाला जो मिल रहा है, विच इज दिस वन, टू कंफर्म. टू वाउच फॉर मीन्स टू कंफर्म. डिग्रेड का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट था. फॉलो का मीनिंग आप जानते हैं, किसी चीज को फॉलो करना. सुपरसीड का मतलब मैंने आपको बता दिया. सो दिस वाज वाउच फॉर. याद रखिएगा प्लीज अब वाउच फॉर, कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में या कहीं पे यूज किया गया हो तो आप बोल सकें, बता सकें. एंड वाउच फॉर इज इजी वन, इजी है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहना चाहिए. ओके, प्लीज रिटेन करने की कोशिश किया करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. टू होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स क्या होता है? होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या है? 2020 में पूछा हुआ है. 2020 में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं. सो चलिए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे. होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? होल्ड योर हॉर्सेस इज होल्ड, जैसे होल्ड वर्ड से याद कर लीजिए. होल्ड एज इन वेट, वेट थोड़ा सा रुको.
थिंक केयरफुली, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो, वेट, बस यही इसका मतलब होता है। सो होल्ड योर हॉर्सेस में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, टू बी रेडी, टू बी पेशेंट, टू बी ईगर या फिर टू बी इम्पेशेंट। ईगर और इम्पेशेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इम्पेशेंट का मतलब आप जानते होंगे बेसब्र हो जाना, सब्र नहीं है, इम्पेशेंट हो रहे हैं आप। ईगर में क्यूरियोसिटी इंक्लूडेड होता है, सो ईगरनेस है बहुत ज़्यादा, यू आर वेरी कीन टू ऑन डूइंग समथिंग, या फिर क्यूरियोसिटी है आपके अंदर। पेशेंट होना मतलब कूल काम होना, पेशेंस रखना, एंड टू बी रेडी का मतलब रेडी होना। सो होल्ड योर हॉर्सेस अगर आप मीनिंग से जज करने की कोशिश करेंगे, सो मीनिंग के अकॉर्डिंग इट शुड बी टू बी पेशेंट, और यही इसका जो है आंसर होगा, टू बी पेशेंट। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस होल्ड करके रखें। जैसे हॉर्सेस होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इसका भी मीनिंग है, वेट, थिंक केयरफुली। ठीक है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज चूज द राइट ऑप्शन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत ही कॉमन फ्रेज है या इडियम है जो कि यूज़ किया जाता है। सो अगर ये फ्रेज आपने सुन रखा है, जैसे अभी इससे पहले भी एक फ्रेज हमने डिस्कस किया था जो काफ़ी कॉमन था, इट वाज ऑल ग्रीक टू मी। तो कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे इडियम्स की इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए जो डेली यूसेज में यूज़ किए जाते हैं, और ये भी बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो ब्लेसिंग है लेकिन डिस्गाइज के फॉर्म में है, मतलब क्लियर नहीं है, पता नहीं चल पा रहा है। सो यही इसका मीनिंग है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो आइए देखते हैं कि इसके एक लाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या होता है विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लेनेशन। 2020 का है, आइए देखें कि क्या मतलब है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग है समथिंग दैट सीम्स बैड, अनलकी एट फर्स्ट बट इट टर्न्स आउट टू बी गुड लेटर ऑन। कोई चीज़ जो इनिशियली, जैसे आपकी जॉब चली गई और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही ख़राब हुआ, अब आगे सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, अर्निंग नहीं हो पाएगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा टाइम स्पेंड करना, बट समथिंग गुड वॉज वेटिंग फॉर यू, और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुछ होने वाला था जिसके लिए आप पता नहीं था आपको। सो आपको जो एट प्रेजेंट लग रहा है कि आपके लिए बहुत अनलकी था या बहुत बुरा हुआ आपके साथ में, वो लेटर ऑन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे बहुत बार ये यूज़ किया जाता है अगर किसी प्लेन में आपका फ्लाइट छूट गई है और उसके बाद उस प्लेन के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कहीं पर आप जा रहे थे, वहाँ आप ना जा पाएँ और उसके बाद आप को लगे कि हाँ इट वाज गुड कि मैं नहीं गया क्योंकि हो सकता है प्लेन क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इज बेसिकली कॉमन भी यूज़ किया जाता है, और अगर कोई ऐसा मिस हैपनिंग, कोई एक्सीडेंट या इस तरीके का हो जाए उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन बिकॉज ये हमारी डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं ये एक्सपीरियंसेस। हम डेली कुछ सोचते हैं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और उसके बाद डेली उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है विच यू फील कि अच्छा ही हुआ कि ये नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं बस कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक है, तो याद रहेगा ये वाला। इट इज़ ईजी ऑल्सो, और कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको याद करने में भी। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब समथिंग गुड हो सकता है, समथिंग अनरिकॉग्नाइज्ड है, मतलब जिस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग नोन टू ऑल, जो सबको पता है, एंड समथिंग गुड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। तो आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? समथिंग गुड, कोई चीज़ अच्छी है, ये तो नहीं होगा। समथिंग अनरिकॉग्नाइज्ड, ये हो सकता है कि किसी चीज़ को आप पहचान ना पा रहे हो, अनरिकॉग्नाइज्ड है, बट दिस वन इज बेटर, समथिंग गुड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी है बट आपने पहले उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था कि ये चीज़ अच्छी है। तो ये आप डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करिए ताकि आपको ये याद रहेगा, और बार बार जब यूज़ करेंगे तो आप इसको दिमाग में भी रख पाएंगे और दिमाग से जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द फ्रेजल वर्ब टू रिप्लेस द एक्सप्लेनेशन इन ब्रैकेट्स। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंड ये वाला जो है ये फ्रेजल वर्ब यूज़ किया गया है बट एक सेंटेंस में यूज़ किया गया। आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब चूज करके देना है। सो वी मस्ट, ये जो बी क्विक है इसी की जगह पे आपको एक फ्रेजल वर्ब देना है। वी मस्ट बी क्विक और वील बी लेट फॉर स्कूल, तो हमें जल्दी करना चाहिए वरना फिर हम लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। सो ईजी है,
चूज करना, लेकिन दूसरे ऑप्शंस में अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो हो सकता है कि आप एक गलत ऑप्शन को चूज कर लें। सो ऑप्शन में आपको मिल रहा है एक्ट अप करना, ऑप्शन में है हरी अप, फास्टन ऑन या फिर स्पीड इन, ये ऑप्शंस हैं। अगर आपको वैसे तो हरी अप हो सकता है, वी मस्ट हरी अप और वील बी लेट फॉर स्कूल, तो डायरेक्टली भी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बट अगर आप अगर कंफ्यूज्ड है एक्ट अप में या फास्टन ऑन में या स्पीड इन में, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए पहले देखते हैं कि एक्ट अप का मतलब होता क्या है। सो एक्ट अप जो है, एक्ट अप कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा। सो लेट्स सी एक्ट अप का मतलब क्या होता है। आई हैव रिटन इट इन फ्रंट ऑफ यू, आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है। एक्ट अप का मीनिंग है, एक्ट अप दो तीन तरीके से इनफैक्ट यूज किया जा सकता है, पहले सुन लीजिएगा फिर देखिएगा। सो एक्ट अप का जो मीनिंग है वो होता है या तो बच्चों के सेंस में, किड्स के सेंस में, फॉर चिल्ड्रन इट इज यूज्ड फॉर चिल्ड्रन टू बिहेव बैडली, जब वो बुरी तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, ऊटपट मतलब कुछ भी सिली चीजें करने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बिहेव बैडली। जैसे द चिल्ड्रन स्टार्टेड एक्टिंग अप, तो जाकर देखना पड़ता है, किड्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो एक्ट अप का मीनिंग होता है, दैट इज यूज्ड फॉर एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी या फिर एनी पीस ऑफ इक्विपमेंट। अगर ये कोई पार्ट ऑफ योर बॉडी एक्ट्स अप, कोई बॉडी पार्ट कोई एक्ट अप करता है, जैसे कि आपको हेडेक होने लग जाए, हेड है, बैक है, वो एक्ट अप करने लग जाए, उसका मतलब है दैट इट इज पेनिंग, अब वो उसमें दर्द चालू हो चुका है। अगर कोई इक्विपमेंट है वो एक्ट अप करने लग जाए तो उसका मतलब है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई हैं। सो इट इज बिकमिंग पेनफुल, या तो वो पेनफुल बन रहा है या फिर इट स्टार्ट्स डेवलपिंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो स्टार्टिंग टू डेवलप प्रॉब्लम्स वाला है वो इक्विपमेंट के लिए यूज किया जाएगा मीनिंग, और अगर लिखा है इट इज बिकमिंग पेनफुल तो ये इट रेफर्स टू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो एक्ट जो वर्ब है, एक्ट एक्टेड एक्टेड ही होगा, लेकिन उसको यूज किया जा सकता है दो तरीके से, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एक और उसमें फ्रेजल वर्ब था, हरी अप तो आपको पता है, एक और फ्रेजल वर्ब था फासन के साथ ऑन। फासन तो आपको पता है, फासन योर सीट बेल्ट वाला फासन, कि उसको फासन कर लो, बंद कर लो। एक तो फासन वो होता है, वो एक जनरल मीनिंग है फासन का। एक्ट का भी मीनिंग आपको पता होगा, एक्ट करना, वो भी आपको पता है। सो एज अ वर्ब एक्ट का मीनिंग अलग है, और एक्ट के साथ जब अप लग गया और वो फ्रेजल वर्ब बन गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। सिमिलरली फासन सीट बेल्ट को या किसी चीज को टाई करना, बांधना या बंद करना होता है फासन का मतलब, लेकिन फासन के साथ जब ऑन लग जाता है तो मीनिंग चेंज हो सकता है। मीनिंग जब चेंज होता है तो फासन का फासनड और फासनड होता है, ईडी लगाकर उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। नाउ लेट्स सी द मीनिंग। मीनिंग है टू स्टार्ट लुकिंग केयरफुली एट समथिंग, किसी चीज को ध्यान से देखना, जैसे कोई दूर से आती हुई चीज है और आप फोकस कर लें अपनी आईज को उसकी तरफ, तो ये यूज किया जाता है ऑब्वियसली, आंखों से आप किसी तरफ देखने लग जाते हैं। टू स्टार्ट लुकिंग केयरफुली एट समथिंग, उसके लिए यूज हो सकता है, या फिर ये मेटाफोरिकली अटेंशन वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है कि आप अपनी अटेंशन को ड्राइव कर दे दूसरी तरफ। टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू समथिंग, आप अपनी अटेंशन दूसरे किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज पर डायरेक्ट कर दें, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। सो अपनी आईज को, अटेंशन को डायरेक्ट करना किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, उसको बोलते हैं फासन करना, फासन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ये होता है फासन ऑन। नाउ देयर वाज वन मोर फ्रेजल वर्ब विच वाज स्पीड इन। स्पीड इन को थोड़ा चेंज कर देते हैं स्पीड अप में, क्योंकि स्पीड अप हम सबको पता है, स्पीड इन इज नॉट यूज नहीं किया जाता है। सो स्पीड अप, स्पीड अप का मीनिंग होता है स्पीड बढ़ाना, जो नॉर्मली यूज किया जाता है। स्पीड अप करना यानी तेज करना किसी चीज का प्रोसेस, या स्पीड अप करना, ठीक है। स्पीड के जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होते हैं वो स्पेड और स्पेड हो जाता है, स्पीड अप, स्पेड अप, स्पेड अप, ओके। सो आई होप वर्ब फॉर्म्स के हिसाब से आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से यूज किया जाता है। दिस आई हैव ओनली गिवन यू द, हम हरी अप यूज कर सकते थे और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन खत्म कर सकते थे, बट ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए दिया है ताकि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड
किस तरीके से वर्ड्स को यूज किया जाता है, और अगर एक पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब के साथ आपको 3 और लर्न करने का मौका मिल जा रहा है तो आप ये 3 और दिमाग में रख सकते हैं. सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन. आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वी मस्ट हरी अप और वील बी लेट फॉर स्कूल. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, in the following a part of a sentence is underlined. 4 different ways of phrasing the underlined part are indicated below. Choose choose the best alternative among the 4 choices given. 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है. जैसे पूछा गया है अभी तक जो आप कर रहे थे क्वेश्चंस वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर दिया गया जहां पे फ्रेज दिया है. सो जहां पे ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो अंडरलाइंड है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. उन 4 ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. वो उसका मीनिंग हो सकता है उसकी जगह पे कोई सिनोनिम भी यूज्ड हो. तो अगर आप ऑप्शंस देखें, जैसे मान लीजिए सेंटेंस सेज व्हेन ही एंटर्ड द हाउस इट वाज एट 6s and 7s. ठीक है, 6s and 7s. यहीं से आपको पता लगाने की कोशिश करनी है कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है. ऑब्वियसली बात है कि फ्रेजेस और ईडियम्स के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आप गेस वर्क बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. फ्रेजल वर्ब्स में भी यू कैन नॉट आप गेस वर्क करने से आपके आंसर्स नहीं आएंगे. सो इट इज़ बेटर कि आप कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिमाग में रखें, इसी तरीके से ईडियम्स भी दिमाग में रखें. एंड इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स के काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं तो मैं आपको ऑप्शंस के भी सारे एक्सप्लेनेशंस करा रही हूँ. तो एक टाइम पे हो सकता है आप 3-4 फ्रेजल वर्ब्स तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं. आगे हम और भी फ्रेजल वर्ब्स करेंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस में है इट वॉज 6 o'clock व्हेन ही एंटर्ड द हाउस. तो इसको 6 o'clock से जोड़ दिया गया है. ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. तो ये वाला ऑप्शन तो आप कैंसिल कर सकते हैं इमीडिएटली. सेकेंड है इनमेट्स वर यूलोजाइज्ड व्हेन ही एंटर्ड. तो आपको ऑब्वियसली यूलोजाइज का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप गेस कर पाएंगे. हाउस वॉज इन पैंडेमोनियम. हाउस जो था वो पैंडेमोनियम में था. हाउस पैंडेमोनियम में होने का मतलब, पैंडेमोनियम अगर आपको पता है विच इज अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा. आपको एग्जाम वगैरह में भी ये वोकैबुलरी में भी पूछने में मिल जाता है, सिनोनिम्स में भी पूछने में मिल जाता है. सो पैंडेमोनियम पता होना चाहिए. इन केस यू डू नॉट नो, हम आज सीख लेंगे. और लास्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है हाउस वॉज ब्लिसफुल. दिस इज वॉज WAS है ये. हाउस वॉज ब्लिसफुल. सो हाउस वॉज ब्लिसफुल का मतलब है, सॉरी जस्ट अ मिनट. हाउस वॉज ब्लिसफुल का मतलब है, मतलब क्या होता है उसमें ब्लिसफुल का मतलब अगर आपको पता है. अभी हमने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज किया था, डू नॉट गेट कंफ्यूज. ये ब्लिसफुल वर्ड है. ठीक है, सो ब्लिसफुल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि आप इसको चूज कर सकते हैं कि नहीं. दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेंटेंस है आपको तब पता चलेगा. ईदर हो सकता है कोई सिनोनिम यूज्ड हो 6s and 7s का, तो आपको वो आना चाहिए, तब आपको पता चल पाएगा. और हो सकता है कि कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट दिया हो जिससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. तो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, तभी आप इसका आंसर सही सही कर पाएंगे. सो लेट्स सी, आइए देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में व्हाट ऑल इज देयर. ओके, पहले तो ये जो 6s and 7s होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ. देयर वाज अ डाइस गेम जो पहले खेलते थे, और उसमें अगर 6 या 7 आ जाता था जब आप थ्रो करते थे डाइस को, तो आपकी जो पूरी फॉर्चून थी वो चली जाती थी. यू मे लूज योर एंटायर फॉर्चून. तो जिस पर्सन ने डाइस फेंका होता था, तो उसी से ये रेफरेंस लेकर के इस फ्रेज को बनाया गया है दैट इट वाज एट 6s and 7s. मतलब कि आपका पूरा का पूरा चीज़ जो है वो खराब हो गया या डिसऑर्डर हो गया, या इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. कोई भी चीज़ या कोई पर्सन दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है. somebody और something is at 6s and 7s. ये एट प्रेपोजिशन के साथ यूज किया जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको. इज, एम, आर, वॉज, वर किसी भी को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेंस. मीनिंग है टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और इन अ कंप्लीट मेस या डिसऑर्डर. अगर किसी पर्सन की बात की जा रही है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है,
तो वो somebody के साथ में यूज हो जाएगा। इन केस यू सी अ प्लेस, कोई जगह है जो बहुत ही डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, इट इज़ हेवायर, या फिर कंप्लीट मेस में है, डिसऑर्डर्ड है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं किसी चीज के लिए भी। सो दोनों ही मीनिंग्स उस तरीके से यूज किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी कि एक जो वर्ड था यूलोजाइज, इनमेट्स जो हैं वो यूलोजाइज हो गए थे, उसका मीनिंग क्या है? यूलोजाइज इज अ वर्ब जिसमें जी भी लग सकता है, एस भी लग सकता है, और आगे डी लगा करके इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। यूलोजाइज का मतलब है टू प्रेज समबडी हाईली, किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना, लिखना भी हो सकता है। ये यूजुअली तब यूज़ किया जाता है, वैसे तो जनरली भी यूज़ किया जाता है जब भी आप किसी को प्रेस करना चाहें, बट ये जो वर्ड था ये यूज़ उसके लिए किया जाता था जब किसी पर्सन की डेथ हो जाए एंड उसके बारे में आप कुछ अच्छा बोल रहे हो, आप उसको प्रेस कर रहे हो, या फिर somebody इज़ रिटायरिंग फ्रॉम द जॉब, कोई जॉब से रिटायर हो रहा है और आप उसके लिए कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं उसको, तब भी यूलोजाइज वर्ड यूज़ किया जाता था। तो इनमेट्स यूलोजाइज हो गए, मतलब प्रेज करने के सेंस में यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट एक सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ था पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम क्या होता है? वो एक नाउन है और पैंडेमोनियम का मतलब है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। पूरा कियोटिक सिचुएशन है, कियोस है, मेस है, डिसऑर्डर है पूरी तरीके से, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पैंडेमोनियम। तो कोई भी जगह अगर पैंडेमोनियम में है मतलब वो पूरी तरीके से कियोस है। लास्ट एक सेंटेंस में था द हाउस वॉज ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब कुछ मूवमेंट्स, कोई मेमोरीज हो सकती हैं, मूवमेंट्स हो सकते हैं जो ब्लिसफुल होते हैं। उसका मतलब होता है दैट यू आर हैप्पी, सैटिस्फाइड, कंटेंटेड, उसके लिए ये वर्ड ब्लिसफुल यूज किया जाता है। सो एक्सट्रीम ब्लिस वाली सिचुएशन, मतलब बिल्कुल सैटिस्फाई होने वाली सिचुएशन जिसमें यू आर हैप्पी, यू आर काम एंड यू आर सैटिस्फाइड, ठीक है, उसके लिए ब्लिसफुल वर्ड यूज किया जाता है। सो आई हैव रिटन ब्लिसफुल मूवमेंट्स क्योंकि इसके लिए यूज किया जाता है। अब आपके सामने ये सारे वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, जो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किए गए थे, एंड आई होप यू हैव गॉट द राइट आंसर ऑल्सो, क्योंकि कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, मेस, केओस के लिए जो वर्ड है वो आपके सामने है। लेट्स सी ऑप्शंस दोबारा से एक बार और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें यूज करना है। सो व्हेन ही एंटर्ड द हाउस इट वाज एट 6s and 7s, ये वाला हम पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। इनमेट्स वर यूलोजाइज, जब वो एंटर हुआ वो यूलोजाइज हो गए। हाउस पैंडेमोनियम में था, या हाउस वाज ब्लिसफुल, तो ऑप्शन यही वाला करेक्ट होना चाहिए, हाउस वाज इन पैंडेमोनियम, क्योंकि हाउस जो है वो पूरा 6s and 7s में था, डिसऑर्डर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। Question number 9 is use the appropriate phrasal verb and complete the sentence given below. एक आपको appropriate phrasal verb use करना है और sentence complete करना है। 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे अभी हम 2013 तक नहीं पहुंचे, 14, 15 में नहीं पहुंचे। वी आर जस्ट डूइंग क्वेश्चंस, हम करीब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं एंड हम 2019 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओके, देखते हैं। द न्यू सिस्टम इन एजुकेशन इज एम्ड एट डैश द डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड द पुअर। बिटवीन द रिच एंड द पुअर होना चाहिए, द मिसिंग है, just a second, the rich and the poor, ठीक है। the new system in education is aimed at, किस चीज पे aimed है? बहुत सारे phrasal verbs हैं, चारों phrasal verbs ही हैं, goof around, evening out, glossing over, give over, aimed at। अच्छा, एक इसमें मैं आपको हिंट दे सकती हूँ जिससे दो ऑप्शंस कैंसिल आउट हो सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन पढ़ना तो सारा ही है क्योंकि आपको इन चारों में से अगर कोई भी नहीं आता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज़ किए जाएंगे। सो ये वाला जो है, ये सेंटेंस तो दिया गया है, आपको लगेगा कि ईजी हो रहा है, बट ये सेंटेंस के हिसाब से और ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछा जाता तो शायद ईजी होता, डायरेक्ट आपको ऑप्शंस मिल जाते। दिस इंक्लूड्स 4 फ्रेजल वर्ब्स जिसमें से आपको कोई एक चूज करना है। सो अगर आप देखें, द न्यू सिस्टम इन एजुकेशन इज एम्ड एट लगा हुआ है, आगे आने वाला जो होना चाहिए वो
वैसे तो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक इवनिंग आउट है और एक ग्लॉसिंग ओवर है। गूफ अराउंड और गिव ओवर एम्ड एट गूफ अराउंड नहीं हो सकता, आईएनजी लगा होना चाहिए। सो एम्ड एट समथिंग, या तो एम्ड एट समथिंग होता, या फिर अगर वर्ब के साथ यूज किया गया है तो फिर आईएनजी लगा के यूज होगा। सो थोड़ा सा इजी हो सकता है ये क्वेश्चन अगर आप इसको दिमाग में ले आए तो। सो इवनिंग आउट या ग्लॉसिंग ओवर में से चूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इन चारों वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन क्या है। गूफ अराउंड का मतलब क्या होता है, थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है गूफ अराउंड, जिसको यूज किया जाता है। लेट्स सी कि उसका मीनिंग क्या होता है। गूफ अराउंड का जो मतलब होता है, गूफ वर्ब है, आईएनजी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा और यूज किया जाएगा। गूफ अराउंड का मीनिंग है टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, या फिर सिली थिंग्स करना, बस ऐसे ही टाइम बिताना। बेसिकली बिताना भी नहीं, टू किल टाइम, वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना, क्योंकि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट रोमिंग अराउंड, जस्ट किलिंग टाइम, उसको बोलते हैं गूफिंग अराउंड। गूफ अराउंड करना मतलब कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर टाइम लाइक दैट, उसको बोलते हैं गूफ अराउंड करना। इजी है, आराम से यूज भी कर सकते हैं, समझ में भी आ गया होगा। नाउ इवन समथिंग आउट का मतलब क्या होता है, इवन वर्ब हो जाएगा, इवन इवेंट इवेंट हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा, जो कि यूज किया गया। ये वो वाली इवनिंग नहीं है शाम वाली, ये यूज किया गया है वर्ब की तरीके से। सो इवन समथिंग आउट, इवन करना, टू मेक समथिंग इक्वल। इवन करना तो सबको पता है, इवन कर देना यानी चीज़ों को इक्वल कर देना। जैसे अगर कोई एक पर्सन जीत रहा था और कंपटीशन टफ हो रहा था, आपने दूसरे के लिए इक्वल करने के लिए थोड़ा सा उसको थोड़ा एक कोई फेवर दे दिया, तो आपने चीज़ों को इक्वल कर दिया। सो उसी को बोलते हैं इवन आउट कर देना। जैसे सेंटेंस में डिफरेंसेस को भी आप इवन आउट कर सकते हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर में भी ईडी लग जाएगा, ग्लॉस ग्लॉस्ड ग्लॉस्ड हो जाएगा। सो ग्लॉस के साथ ओवर प्रेपोजिशन यूज हुई है, मीनिंग है टू ट्राई टू मेक समथिंग सीम अनइम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज अ नाइस वन। ग्लॉस ओवर का मतलब है, आप ऐसे याद भी रख सकते हैं कि शाइनी शाइनी चीजें दिखाना और बाकी चीजों को साइड कर देना। ट्राई टू मेक समथिंग, जो चीज के बारे में आप एम्बैरेस्ड हैं उस वाली चीज को छुपा ले जाना, उसको ऐसे दिखाना दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे बहुत बार ये डेली यूज में आप आराम से यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दैट आपने कुछ गलत कर दिया, जैसे आप किचन में यू वर कुकिंग समथिंग और आपसे कोई यूटेंसिल टूट गया, आपसे कोई नुकसान हो गया और उसके बाद आपने पूरा किचन साफ कर दिया। सो यू वर ट्राइंग टू शो टू योर पेरेंट्स कि किचन बिल्कुल आपने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है, बट एट द सेम टाइम आप कुछ तोड़ करके बैठे हुए थे। सिमिलरली अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करने में एक पेज जो इम्पोर्टेंट पेज था वो आपने ख़राब कर दिया है, उस पर इंक गिरा दी है, कुछ भी कर दिया है और आप उस चीज़ को आप एम्बैरेस्ड हैं बिकॉज दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, आप उसको साइड कर दे रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं सामने वाले को दैट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस। जो ग्लॉसी चीज़ है उस पर देखते हैं तो दूसरे वाले पेजेस को ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड ग्लॉस ओवर। समझ में आ गया होगा, याद रहेगा आई होप। गिव ओवर का मतलब, गिव ओवर, गिव गिव गिवन वर्ब है। गिव ओवर का मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ये गिव ओवर भी यूज किया जा सकता है, मतलब गिविंग ओवर जैसे भी, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज गिव ओवर डूइंग समथिंग, किसी चीज को गिव ओवर कर देना। जैसे नॉइज मतलब शोर मचाना बंद कर दो, सो गिव ओवर मेकिंग नॉइज, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। मतलब किसी काम को करना बस अब बंद करो, बस करो, उसके लिए यूज किया जाता है गिव ओवर। आंसर अगर आप चारों देखें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डिफरेंसेस जो हैं रिच और पुअर के, उसको आप क्या करेंगे, ग्लॉस ओवर करेंगे, ग्लॉस ओवर मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, या फिर इवन आउट करेंगे। न्यू सिस्टम जो एजुकेशन का होगा वो किस चीज़ पे एम होगा, ग्लॉस ओवर करने पे या इवन आउट कर दे डिफरेंसेस को रिच और पुअर के बीच में। सो इक्वल कर दे, इवन आउट कर दे रिच और पुअर के डिफरेंसेस को। सो दिस इज द आंसर, ये आंसर हो जाएगा बी वाला, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इज दिस, क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स
जिसका मीनिंग होगा टू स्पेंड टाइम डूइंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग नेसेसरी थिंग्स। तो अब इसमें भी आप थोड़ा सा ट्रिकी है अगेन, क्योंकि इसमें सारे एफ से स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, सबके बाद में एक प्रेपोजिशन अलग अलग लगी हुई है, एंड ऑल आर डिफरेंट, सारे के सारे डिफरेंट है, और आपको उसका मीनिंग दे दिया गया है टू स्पेंड टाइम डूइंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग नेसेसरी थिंग्स। तो ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो करना, और जो ज़रूरी है उनको अवॉइड कर देना, छोड़ देना। इसका आपको फ्रेजल वर्ब ढूंढना है, फेक आउट करना, फैफ अबाउट, फेड आउट या फिर फॉल अपार्ट। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स थोड़े थोड़े पढ़ते हैं तो फेक करने का मतलब आप समझते होंगे, फेक करने का मतलब फेक दिखाना चीज़ों को। फैफ अबाउट हो सकता है आपको ना पता हो, फेड आउट शायद ना पता हो, शायद से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे, और फॉल अपार्ट तो पता होगा। फॉल अपार्ट के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, बट फॉल अपार्ट का एक मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, कोई चीज़ जब फॉल अपार्ट हो जाती है। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ये वाले क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन में जो पहला फ्रेजल वर्ब है जो आपको क्वेश्चन में भी मिला था, दैट वाज फेक आउट। फेक आउट, फेक से ही आप गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। टू ट्रिक समबडी बाय प्रिटेंडिंग समथिंग और बाय बिहेविंग डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट तरीके से व्यवहार करना या फिर प्रिटेंड करना कुछ और तरीके का जो कि आप नहीं है, फेक करना बेसिकली। सो फेक का जो मतलब है वही है फेक आउट, ठीक है, ये याद रहेगा। फेक, फेक्ड, फेक्ड हो जाएगा वर्ब की तरीके से। नेक्स्ट है फैफ अबाउट। फैफ अबाउट भी हो सकता है और फैफ अराउंड भी हो सकता है। फैफ ईडी अगेन लग जाएगा, अबाउट या अराउंड दोनों प्रेपोजिशंस यूज होती हैं इसके साथ में, जिसका मतलब है टू वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट। अपना टाइम वेस्ट करना, फैफ अबाउट करना या फैफ अराउंड करना, कुछ ऐसा करके जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो काम करके अपना टाइम को किल करना, वेस्ट करना। नेक्स्ट है फेड समथिंग आउट। फेड करना किसी चीज़ को का मतलब होता है आप ऐसे फेड करना भी समझ सकते हैं, जैसे चीज़ें फेड हो जाती है, कलर फेड होता है, वैसे ही मूवी में, किसी पिक्चर में या कोई साउंड जो प्ले किया जा रहा है वो धीमे 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 करके ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है और फिर एक नया सीन आ जाता है आपके सामने। वो जो टेक्निक होती है उसी को कहते हैं फेड आउट करना, जो फिल्म में यूज़ किया जाता है, मूवीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। दैट टेक्निक जो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है आपके सामने से धीमे धीमे करके, कोई वो आवाज़ हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है जो आपके सामने हो और वो फेड आउट हो जाए, बेसिकली धुंधली हो जाए, फेड हो जाए। तो ये वाला और फेक वाला वो आप याद कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर वर्ड से, जो उसका मीनिंग है फेक का और फेड का। फैफ थोड़ा डिफरेंट है तो आप इसको याद रखिएगा। ऑब्वियसली ये उसका आंसर भी हो जाएगा, बिकॉज वेस्ट करना टाइम, अब तक समझ भी गए होंगे आंसर, तो क्योंकि ये आंसर भी है तो इसलिए भी याद रखिएगा। लास्ट वाला है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट के कई मीनिंग्स होते हैं। रिलेशनशिप फॉल अपार्ट कर जाता है, कोई चीज़ टूट जाती है, टुकड़ों में हो जाती है, टू ब्रेक इनटू पीसेस। चेयर फॉल अपार्ट हो सकती है, टूट गई, वो पुरानी हो गई थी, उसका वुड खराब हो गया था और वो टूट गई। टू लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, अपने इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाए, एंड यू फॉल अपार्ट। समटाइम्स आफ्टर डेथ ऑफ योर किथ एंड किन्स, या फिर किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव के डेथ के बाद पीपल फॉल अपार्ट, उसमें भी यूज़ किया जाता है। रिलेशनशिप्स ऑल्सो फॉल अपार्ट। तो ये वर्ड भी ऐसा है, ऑल्दो सारे एफ से थे, but there was just one phrasal verb, if I am right, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, that was faff about या faff around। अदरवाइज फेक करना, फेड करना या फॉल अपार्ट भी आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। इफ नॉट, हमने आज इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, देख लिया है, तो आई होप कि आपको दिमाग में रहेगा कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। सो जब आप क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। द क्वेश्चन इज टू स्पेंड टाइम डूइंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स इंस्टेड ऑफ डूइंग नेसेसरी थिंग्स। ये 2018 का क्वेश्चन था एंड द आंसर शुड बी फैफ अबाउट, जो कि इसका आंसर होगा। फैफ अराउंड भी लिखा होता तो भी ये करेक्ट होता। प्रेपोजिशन अगर दो यूज हो रही है और मैं आपको दो प्रेपोजिशन बता रही हूँ तो आप दोनों दिमाग में रखिए, ताकि अगर ये नहीं और दूसरी प्रेपोजिशन यूज हो रही है, सो दैट यू नो आप आंसर करेक्ट करें। मैंने आपके सामने आज कुछ 10 क्वेश्चंस बताए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के इंक्लूड किए, जिसमें से 2022 के थे, 2020 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, 19 का था, 2018 का मैंने एक क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होते हैं,
बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विल डू मोर ऑफ द वीडियोज़, हम और वीडियोज़ देखेंगे और वीडियोज़ बनेंगे जो कि आप देख पाएंगे, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं डिस्कस करूँगी। हर बार हर वीडियो में आई ट्राई कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड करूँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर लें सो दैट आप सब कुछ कवर कर सकें इंग्लिश में। हमारी कोशिश यही है कि आप सारे टॉपिक्स को, सारी चीज़ों को कवर कर सकें, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में तो आपको पूरी नॉलेज हो। सो दैट आई एम ट्राइंग टू डू, वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई एंड ब्रिंग सम मोर वोकैबुलरी इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ और क्वेश्चंस में भी फ्रेजल वर्ब्स के या फिर कुछ वोकैबुलरी के जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कुछ और वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।